हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट क्लासेस। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बायोलॉजी, वो भी 10th क्लास की। ठीक है, तो मैं आपकी बायोलॉजी शुरुआत से शुरू करूंगा। आपकी बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। लेकिन बायोलॉजी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए, बायोलॉजी परिभाषा अगर आप बनाना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, परिभाषा आपके शब्द से ही बन जाती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम देखी है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को बायोलॉजी के अंदर वर्ड्स समझ में नहीं आते, लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि एक भी वर्ड्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि बायोलॉजी, अगर मैं बायोलॉजी का संधि विच्छेद करूं तो इसका मतलब होता है बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। और जीवन किसका होता है? जो चीज जन्म लेती है और जिस चीज की मृत्यु निश्चित होती है, उस चीज का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं जीवन का अध्ययन देखूं, जीवन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। ठीक है, सजीव जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे कि मैं एक सजीव हूं, आप और एक सजीव हैं। और निर्जीव क्या होता है? निर्जीव ये होता है जैसे कि ये एक मार्कर निर्जीव है। मैं इसे अगर किसी स्थान पर रख दूं तो इसका मतलब ये होता है कि ताउम्र एक ही स्थान पर रखा रहेगा जब तक कि इसकी जो शेप है ये डिकम्पोज ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब मैं सजीव को भी दो भागों में डिवाइड करना शुरू करता हूं। सजीव के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका जीव जगत और दूसरा होता है आपका वनस्पति जगत। ठीक है, अब कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी वर्ड किसी ना किसी इंसान ने बनाया होगा। अगर बनाया है तो उस इंसान को उसका जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता यानी कि जनक। तो जनक का मतलब होता है तो जीव जगत के जनक। अगर मैं जनक की बात करूं तो इसके जनक को इंग्लिश में बोलते हैं फादर। फादर को हम कहते हैं, इसके फादर थे आपके अरस्तु। और ज्यादा घबराइएगा नहीं कि अरस्तु के नाम से, अरस्तु वही है जो आपका महान अलेक्जेंडर सिकंदर था, उसके गुरु थे। और इसी तरह वनस्पति जगत का भी कोई ना कोई फादर रहा होगा, यानी कि इसका भी कोई ना कोई जनक रहा होगा। ठीक है, इसके जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ये बायोलॉजी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हम वनस्पति जगत तो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम जीव जगत पढ़ेंगे। और जीव जगत में भी 10th क्लास का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में आपके पादप आ जाते हैं, आपके एक कोशिकीय आ जाते हैं, बहुकोशिकीय आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहला जो स्टेप दे रखा है वो है आपका पाचन तंत्र। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका पाचन तंत्र।
पाचन तंत्र। देखिएगा, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। अब डाइजेशन सिस्टम हर चीज का होता है, वो चाहे आपका पादप हो या फिर आपका हो मनुष्य। हम यहां पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ठीक, पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य क्या होता है। ठीक है, मनुष्य की परिभाषा एक सिंपल सी होती है, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। कौन है? मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, जिसके अंदर एक सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अब मैं जानता हूं आप लोगों को कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम होगी, जैसे सर्वाहारी प्राणी और दूसरा होता है आपका सुविकसित पाचन तंत्र। ठीक है, अब सर्वाहारी प्राणी कौन होते हैं? सर्वाहारी एक ये, और एक होता है आपका सुविकसित पाचन तंत्र। ठीक है, सर्वाहारी का मतलब होता है सर्वाहारी प्राणी, वह मनुष्य जो मांस तथा पादप दोनों चीजों का ग्रहण करता है, उसको सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे हम इसमें लिख देंगे मांस प्लस पादप। पादप से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जो आप घर में आमतौर पर सब्जियां खाते हैं। बहुत सारे लोग शाकाहारी है और बहुत सारे मांसाहारी है, और कुछ लोग मांस भी खाते हैं और पादपों को भी खाते हैं। ठीक है, उनको सर्वाहारी बोलते हैं। अब है सुविकसित, दूसरा वर्ड होता है आपका सुविकसित। सुविकसित का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, जिसमें कोई भी कमी ना हो। ठीक है, अच्छी तरीके से विकसित, अच्छी तरह से विकसित। ठीक है, ये विकसित पाचन यानी कि डाइजेशन सिस्टम, ये जो चीज है आपकी, ये एक एक डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको पता है कि मनुष्य क्या होता है। अब हम इसका डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे आप लोग भोजन को खाते हैं, कोई बाइट आपने तोड़ी और उसको मुंह में रख लिया, वो किस किस तरीके से कट करके वो आपके आहार नाल में को होती हुई अमाशय में को छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचती तथा मलाशय द्वार को बाहर निकल जाती है, और किस तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स है उसके अंदर से न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करते हैं। वो सारी चीजें क्या करती हैं? हमारे आहार नाल के अंदर होता है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्या बनाने का, एक डायग्राम यानी का चार्ट बनाने जा रहा हूं। उस डायग्राम को अगर आपने अपने माइंड सेट में बैठा लिया ना, तो आप यकीन मानिए कभी भी आप पाचन तंत्र को नहीं बोल पाएंगे। और ये पाचन तंत्र आपके छोटे लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है, और गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग आपका होता है आहार नाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल का मतलब होता है कोई लंबी गुफा। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज होती है आपकी
पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, ठीक है। इन चीजों से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाचन ग्रंथियां क्या होती है, पाचन ग्रंथि पे मैं स्पेशल करके अलग से टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। तो आहार नाल, आहार नाल आपकी मुख्य गुहा से शुरू होकर के आपके मलाशय द्वार पे जाकर के खत्म होती है। इसके हमने बहुत अलग अलग पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपसे, छोटी आंत बड़ी आंत की बात होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर को बोलो डॉक्टर मेरे हाथ पे चोट लगी है, अब डॉक्टर को ये तो नहीं पता कि हाथ पे पूरे पे कहां पे चोट लगी, तो डॉक्टर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा। एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब एल्बो के ऊपर है या एल्बो के नीचे है, यानी कि आपके फोरआर्म्स पे चोट लगी है। तो इसका मतलब होता है कि हमने उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है और उनके अलग अलग नाम रख रखे हैं, ठीक है। अलग अलग नाम का मतलब ये होता है कि वहां एग्जैक्ट पता लग जाता है कि वहां हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपकी आहार नाल जो शुरू होती है वो शुरू होती है आपकी मुख गुहा से। आपका जो मुंह खुलता है ना वो मुख गुहा, ये जो हल्का सा होता है इसको मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी पहले नंबर पर आती है, आपकी फर्स्ट नंबर पे मुख गुहा, मुख गुहा, जिसको आप इंग्लिश में माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माउथ कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इसका मतलब ये होता है कि आपके दांत में कीड़ा लग गया। देखिएगा ये सब भरमबाजी है, कीड़ा बीड़ा कुछ नहीं लगता। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। जब मैं आपको दांतों के बारे में बताऊंगा ना, तब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि डॉक्टर और हमारे घर वाले हमसे झूठ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आपकी मुख गुहा जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी हुई होती है ग्रसनी से, ग्रसनी। और ग्रसनी जो आपकी जुड़ी हुई होती है वो होती है आपकी खाद्य नाल से। किससे जुड़ी हुई होती है, खाद्य नाल, यानी कि फूड पाइप से। ग्रसनी बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। ये आपका मुख गुहा से जस्ट नीचे, जहां पे मुख गुहा आपकी जॉइंट हो रही है, उसके नीचे हल्का सा ग्रसनी, और ग्रसनी थोड़ी सी जॉइंट हो रही है, वो क्या है, खाद्य नाल पे। खाद्य नाल आपकी बहुत नीचे तक के ऐसे जाकर के आपके अमाशय में जाकर के मिल जाती है, और आपका अमाशय जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि चौथा पॉइंट अगर मेरा कोई होगा तो मेरा चौथा पॉइंट होगा अमाशय। क्या होगा, अमाशय, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में स्टमक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको फेरिंग्स बोलते हैं, इसको फूड पाइप बोलते हैं, इसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है। अब स्टमक में आपका खाना 2 से 4 घंटे रुकता है। चिंता मत कीजिएगा, हर एक की डेफिनेशन लिख पाऊंगा, हर एक को अलग टॉपिक करके पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। आप एलिवेट क्लास से जुड़े हैं ना, बस बेफिक्र हो जाइएगा, आपका एग्जाम परफेक्ट जाएगा, ठीक है। आपका अमाशय, अमाशय में आपका खाना 2 से 4 घंटे रुका, रुकने के बाद इंसान का खाना फिर जाना शुरू होता है। फिर आपका जो अमाशय है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आपका अमाशय कहां जुड़ा हुआ होता है, अगर मैं 5वां पॉइंट लूं तो 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, लेकिन जब मैं छोटी आंत को पढ़ाऊंगा ना तो मैं 3 पार्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। छोटी आंत सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। देखिएगा नाम इसका छोटी आंत है लेकिन होती है सबसे लंबी। इसका रीजन ये है क्योंकि ये लंबाई में तो ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं इसका सर्कुलेशन देखूं, ये बड़ी आंत से जो इसका सर्कुलेशन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये बहुत बारीक होती है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे कहीं ऐसे घूमी हुई होती है, इस तरीके से ये घूमी हुई होती है, इसलिए ये सबसे बड़ा पार्ट होता है आपकी आहार नाल का, ठीक है। समझ में आ गई, चिंता मत कीजिएगा। और छोटी आंत आपकी जुड़ी हुई होती है, छठा पॉइंट हो जाएगा बड़ी आंत से। किससे जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत से। और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, एक सीकम होता है, एक कॉलन होता है, और एक होता है मलाशय। मलाशय का मतलब होता है एनस, जहां पे आपका खाने का वेस्टेज चीजें निकल करके बाहर चली जाती है। और फिलहाल के लिए
जैसे पाचन ग्रंथियां एक शब्द में समझाने की कोशिश करूं, वैसे तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज पर, मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये पाचक रस है आपके, क्या है? पाचक रस। और जब रस का नाम आ गया तो ये ऑब्वियसली आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? द्रव वाले फॉर्म में, ठीक है, द्रव वाली फॉर्म में मिलेंगे। आगे बात समझ, ठीक है। तो मैं आज का टॉपिक को तो यही समाप्त करता हूं। ये चीज आपकी है, जैसे आपकी आहार नाल शुरू होती है और आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है खाद्य नाल, चौथा होता है अमाशय, पांचवा छोटी आंत और छठा बड़ी आंत होता है, ठीक है। और मैं कल को पहला टॉपिक शुरू करूंगा जिसको आपका मुख गुहा बोलते हैं। कल हम दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मुख गुहा और ग्रसनी और आहार नाल, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज के लिए क्लास को हम यहीं पर इनफ करते हैं, ठीक है।